हो चुका है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? वो चुनौती न राहुल गांधी हैं, न अरविंद केजरीवाल हैं, न ममता बनर्जी हैं और न ही पूरा विपक्ष है। एक और बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने 2023 में है, क्योंकि अगर उससे पार पा पाए तभी 2024 में नैया पार लग पाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बढ़ाइए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। 2024 लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। बीजेपी के 3 कोर मुद्दे थे: अनुच्छेद 370, राम मंदिर और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2019 के चुनाव के बाद 2 वादे बीजेपी पूरे कर चुकी है। आर्टिकल 370 संसद के जरिए और राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है पहले चरण का, और अभी इसी महीने से दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे, रामलला स्थापित हो जाएंगे। तो पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, यानी 2 वादे पूरे हो चुके हैं। तीसरा वादा है यूसीसी, जिसकी मांग लगातार हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या 2024 के पहले नरेंद्र मोदी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसकी बात बीजेपी के कोर मुद्दों में रही है, लगातार बीजेपी बात करती रही है, चाहे वो बीजेपी में कोई भी नेता रहा हो, पहले दिन से बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रही है। लेकिन क्या 2024 के पहले यूसीसी आएगा? केंद्र से नहीं आएगा, इसके आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी एक संदेश जरूर दिया जा रहा है लोगों में कि बीजेपी अपना ये मुद्दा भूली नहीं है। इसीलिए राज्यों के जरिए जनता तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, कि बीजेपी का ये कोर जो मुद्दा है ये अभी भी बीजेपी के लिस्ट में प्राथमिकता में शामिल है, लेकिन शायद कुछ समय इंतजार करना पड़े। तो इसके लिए तो जनता इंतजार कर लेगी शायद, क्योंकि उसको भरोसा है नरेंद्र मोदी पर कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं, धरातल पर उतरता है। राहुल गांधी 2019 में राफेल का मुद्दा लेकर लोकसभा चुनावों में गए, बुरी तरह फेल हुआ। 53 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं? क्या राहुल गांधी का कद और राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो बदलेगा? क्या राहुल गांधी कांग्रेस में तो पहले ही सर्वमान्य और सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, बल्कि एक या दो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यही दोनों पहले और दूसरे हैं, इसके बाद ही सबका नंबर आता है। लेकिन क्या ये कद विपक्षी दल एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या विपक्ष की ताकत नजर आएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष एक होता हुआ दिख रहा है? ये बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा। और क्या जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना वोट जुटा पाएगी, वोट बढ़ा पाएगी? 53 सीटों से ये संख्या क्या आगे जा पाएगी? जो बीजेपी के साथ एक बड़ा गैप है, क्या उसको भर पाने में कामयाब हो पाएंगे राहुल गांधी? तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कोई ऐसा चमत्कार भारत जोड़ो यात्रा के बाद होगा, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि 9 दिन अभी का ब्रेक उन्होंने लिया, उसके पहले उनकी यात्रा जब समाप्त हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन वो बातें वैसी ही करते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले कर रहे थे। तो कुछ खास बदलेगा लगता नहीं। इसलिए राहुल गांधी कोई बहुत बड़ी चुनौती देंगे इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ऐसा नहीं लग रहा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर, उनका बहुत ज्यादा कहीं पर ऐसा कोई स्टेक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्यों को छोड़ दे, गोवा में भी उन्होंने कोशिश की, गोवा में उनको कुछ वोट मिले, कुछ सीट मिली, लेकिन कहीं पे उनको कहीं ऐसी कोई बढ़त रिमार्केबल नहीं दिख रही कि उनको नेशनल लीडर के तौर पर कोई एक्सेप्ट करे। वो पश्चिम बंगाल तक ही सिमटी हुई हैं, वहीं तक सीमित हैं। और वहां पर भी जब लोकसभा चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी कड़ी टक्कर देती है टीएमसी को, तो टीएमसी का वजूद उसके बाहर नहीं दिखता। अरविंद केजरीवाल, फर्क ये है 2019 और अब में कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का चुनाव जीत लिया, आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बना ली, एक पूर्ण राज्य मिल पाया है अब आम आदमी पार्टी को। इससे पहले दिल्ली में सरकार थी जो पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव जीता, उसके बाद अति उत्साहित है आम आदमी पार्टी। गुजरात में 13% वोट हासिल किया, गोवा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं
जिनको लेकर अति उत्साह में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन इन सब का कोई बड़ा इंपैक्ट 2024 में दिखाई देगा ऐसा नहीं है। क्योंकि जब बात आती है नरेंद्र मोदी की, राज्य के चुनाव थे तो अलग तरह से वोटिंग होती है और उस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम के जो वोट पड़ते हैं वो सभी के वोटों से ज्यादा होते हैं। वो एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अगर विपक्ष एक हो जाए, जिसके कोई आसार नहीं है, ना ही वो होगा, क्योंकि सबकी अपनी ढपली अपना राग है। तो चाहे हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, केसीआर की बात करें, कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि एकता हो जाएगी और किसी एक को सर्वमान्य नेता चुन लेंगे और वो प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का उम्मीदवार होगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बिना किसी विपक्ष का, किसी विपक्षी खेमे का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि वही एक पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसके वोट हैं सबसे ज्यादा, और वही पार्टी राहुल गांधी को अपना नेतृत्व सौंपना चाहेगी। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो कह चुके हैं, कमलनाथ कह चुके हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे 2024 में, विपक्ष का मजबूत चेहरा होंगे। लेकिन विपक्ष एक्सेप्ट करेगा ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। तो अब कौन है सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए? नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है 9 राज्य। अगर इन 9 राज्य में बीजेपी जो चौसर बिछ रही है उसमें कामयाबी से खेल पाई, उसमें सही कदम उठा पाई, उसमें कामयाबी हासिल कर पाई, तो 2024 का रास्ता साफ हो जाएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर 2023 में चुनाव होने हैं, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में इसलिए कह रही हूं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जिसमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन अभी क्या स्थिति है ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन कोई खास परिवर्तन होगा ऐसा लगता नहीं, या शिवराज सिंह चौहान बहुत कमजोर होंगे ऐसा लगता नहीं, खासतौर पर तब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में आ गए हैं उसके बाद। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान का कद इतना बड़ा है और इतनी लोकप्रियता है उनकी कि उनको मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इस बार हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। पिछले चुनाव 2018 में जो हुए उनमें समीकरण कुछ अलग था। कर्नाटक, जहां पर 2018 के चुनाव में न बीजेपी को बहुमत मिला था न कांग्रेस को बहुमत मिला था, हालांकि बीजेपी को ज्यादा सीटें हासिल हुई थी, लेकिन येदियुरप्पा को पद छोड़ देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो जोड़ तोड़ करके विधायक नहीं जुटा पाए, कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 14 महीने भी कांग्रेस की सरकार नहीं चल पाई और उसके बाद जेडीएस और कांग्रेस की जो सरकार थी वो सरकार खत्म हो गई, क्योंकि विधायक चले गए बीजेपी के साथ। यानी मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह एक ही चीज हुई, विधायक टूटे और बीजेपी की सरकार बन गई। तो यहां पर मुश्किल कांग्रेस के लिए ज्यादा है, बीजेपी के लिए कम है। राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर बीजेपी के क्या हालात हैं, क्योंकि ये 2 जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस यहां पर सत्ता में वापसी करना चाहेगी। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच में लगातार तकरार चल रही है, खुलेआम ये तकरार है, इसका बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है, उठाना भी चाहती है या नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया पे सब कुछ निर्भर करेगा, या कहें काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जो स्थिति चल रही थी राजस्थान में, अगर एक्टिव होती वसुंधरा राजे सिंधिया तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के जैसे वहां पर भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेती, लेकिन वहां सफल ना होने की वजह वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो क्या अब सफलता मिल पाएगी 2023 में? छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी? तेलंगाना, जहां पर मेन फाइट में ही नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि वो मेन फाइट में आए, कांग्रेस की जगह टीआरएस के साथ मुख्य विपक्षी दल वो बने, मुख्य लड़ाई में वो शामिल हो, क्योंकि अभी एक उपचुनाव के बाद जो जीत हुई है उससे बीजेपी के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। और जो नगर निगम, हैदराबाद नगर निगम में जीत हुई थी उसके बाद बीजेपी को लग रहा है कि दक्षिण के राज्य में कर्नाटक के बाद अगर बीजेपी को कहीं सफलता मिल सकती है तो वो तेलंगाना है। मेघालय, जहां पर बीजेपी एनपीपी की सहयोगी है, 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है हाल के कुछ सालों में,
ज्यादातर सरकार में शामिल है या सरकार उसकी अपनी बनी हुई है, ये एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहां पर अगर बढ़त मिलती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। नागालैंड में बीजेपी की 12 सीटें हैं, एनडीपीपी के सरकार के साथ वो सरकार में शामिल है, तो यहां पर भी बीजेपी की नजर होगी। मिजोरम में सिर्फ बीजेपी के पास 1 सीट है, यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है और जोर भी यहां पर बीजेपी अपना लगा रही है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, 33 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो ये वो राज्य हैं जो 2023 में सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2024 की राह आसान हो सकती है। नरेंद्र मोदी के लिए 2024 का जो रास्ता है, जो सफर है, उसके बाद उनको जो कुछ करना है, जो नीतियां लागू करनी है, जो काम करने हैं, उनके लिए जो रास्ता है वो 2023 के 9 राज्यों से होकर गुजरता है। और अगर इन 9 राज्यों में बीजेपी अच्छा करती है, नरेंद्र मोदी के नाम का करिश्मा चलता है और बीजेपी की परफॉर्मेंस सुधरती है, तो बीजेपी के लिए 2024 का सफर बेशक आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।